अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज हमारा मैथ्स के ऊपर 7th लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम अलजेब्रा को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अलजेब्रा का जो वर्ड है, वो सबसे पहले किन्होंने यूज़ किया? तो वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी, इन्होंने अपनी बुक के अंदर यूज़ किया था और उनकी बुक का नाम है किताब अल-मुख्तसर फ़ी हिसाब अलजबर वल मुक़ाबला। तो ये किताब भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी हम इस तरह की एक्सप्रेशन देखते हैं ये वाले, इन्हीं को ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस। वेरिएबल्स मीन जो लेटर्स होते हैं एक्स, वाई, ज़ेड, ए, बी, सी, जो कोएफ़िशिएंट के साथ अटैच होते हैं, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ना आपको डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें 2 टर्म हैं, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये 2 टर्म है तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहली टर्म है, जिसके साथ वेरिएबल लगा होता है, उसको कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। जो कांस्टेंट होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो लास्ट टर्म होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको कांस्टेंट टर्म ही कहा जाता है, ठीक है? और इसमें फिर मज़ीद यहाँ पे आ जाएँ, जो पहली टर्म है जिसको अलजेब्रिक टर्म हमने कहा है, तो उसमें देखें जो लेटर्स हैं एक्स, वाई, ज़ेड, जो कोएफ़िशिएंट के साथ अटैच होते हैं, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। और जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको जो है कोएफ़िशिएंट कहते हैं, मीन कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच होता है, उसको कोएफ़िशिएंट कहा जाता है। डिग्रीज इन अलजेब्रिक टर्म्स, एग्जाम के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर किसी एक अलजेब्रिक टर्म की डिग्री के हवाले से पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। द डिग्री ऑफ अ टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन दैट टर्म। तो इसने जो अलजेब्रिक टर्म है, उसी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके सम की बात की है। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, उसकी कोई डिग्री नहीं होती। सिर्फ जो वेरिएबल होते हैं, मीन कि जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म होती है, उनके जो वेरिएबल्स हैं, उनके जो एक्सपोनेंट हैं, उनका जो सम है वो डिग्री कहलाता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें -5, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट -3 एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। नेक्स्ट देखें 12 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो पहले तो हमने देखा एक वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। एक के जो पावर है वो 2 है, मीन के एक्सपोनेंट 2 है, और एक का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया है कि एक्सपोनेंट का सम वो डिग्री होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि वो एक टर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मीन के सेपरेट हो। अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ कि 12 वाई स्क्वायर जेड क्यूब और यहाँ पे प्लस कर दूँ, तो इस तरह यहाँ पे मैं और लिख दूँ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 चलो लगा देते हैं, एंड पे मैं 16 लगा दूँ। तो इसमें देखें, एक टर्म, 2 टर्म, यहाँ पे 3। तो हमने हमेशा से जो हाईएस्ट डिग्री होती है, सॉरी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली, मीन की जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन के अंदर डिग्रीज होती हैं ना, वही पूरे एक्सप्रेशन की एक्चुअली में डिग्री माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ टर्म की जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशन की अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इसमें देखें हमारे पास एक टर्म है, तो इसमें हमने सम ले लेना है। इसका एक्सपोनेंट 2, इसका 3, तो इसका सम कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखें 13 ए स्क्र बी सी क्यूब, तो इसमें 3 वेरिएबल हैं। एक टर्म के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 3। तो इनका सम हम निकाल लेते हैं। 2 एक्सपोनेंट, एक अगर किसी का एक्सपोनेंट ना गिवन हो तो वो एक ही समझा जाता है, और यहाँ पे 3। तो टोटल कितने हो गए? 2, ये हो जाएंगे टोटल 6। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मोनोमियल, मोनो कहते हैं वन को, मीन के ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। हमने ऊपर अभी जितनी भी टर्म्स देखी हैं, उनकी डिग्रीज निकाली हैं, वो सारी एक ही टर्म पे मुश्तमिल थी, तो उनको मोनोमियल ही कहेंगे। मजीद एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें 3x माइनस 5a स्क्र 7 4x वाई जेड, ये सारी क्या हैं? मोनोमियल है। तो बाज़ दफ़ा एस्पेरेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि शायद ऐसी टर्म्स जिनकी डिग्री एक होती है तो वो मोनोमियल कहलाएंगी। ऐसा नहीं है। हमने ऊपर देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी टर्म्स थी
जिसमें एक से ज़्यादा डिग्रीज हैं इनके। जैसे हमने देखा 13, आई थिंक ए स्क्वायर था, बी सी क्यूब, उसमें कितनी डिग्रीज हैं? 6। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स है ना, तो सब में एक एक डिग्री एक्सपोनेंट मौजूद है, तो उनका सम जो है वो कितना होगा? 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाई कहते हैं टू को, मीन के ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हों। उसने अनलाइक का वर्ड क्यों यूज़ किया है? समटाइम जो है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक और हो 2a स्क्वायर। तो अब देखें ये लाइक हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं। ये अगर हम इनको ऐड करें तो ये बन जाएंगे 3a स्क्वायर। मीन के ये दो नहीं है बल्कि एक ही है। इस वजह से उसने अनलाइक का वर्ड यूज़ किया है कि अनलाइक होने चाहिए। मीन के अगर एक साइड पे ए है तो दूसरी साइड पे बी वाला वेरिएबल होना चाहिए, तो तब ये अनलाइक कहलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x+2a² - b², तो ये बाइनोमियल हैं। तो इनकी डिग्रीज को कैसे निकालेंगे? इनकी डिग्रीज आप सेपरेट टर्म की निकाल सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन की नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप को ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए या वैसे आप निकालना चाहते हैं, तो पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है ना, वो एक टर्म की जो हाईएस्ट होती है, वो ही पूरे टर्म की सॉरी पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री समझी जाती है। तो यहाँ पे आप देखें पूरे हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, 3x+2। अब यहाँ पे ये भी तो एक टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी तो डिग्री होगी नहीं। अब इसकी डिग्री 1 है, तो यही पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। इसमें आप देखें इसमें भी एक्सपोनेंट 2 है, इसमें भी 2 है, तो ऐसा नहीं है कि 4 करेंगे, 4 नहीं होगा। सिर्फ क्योंकि टर्म की जो आपस में होती है वो ऐड होती है, जो पूरे एक्सप्रेशन का क्योंकि बीच में एक ऑपरेशन है, मीन की जमा नफ़ी इसको कहते हैं ऑपरेशन, तो ये सेपरेट है। तो इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट देखें, ट्राइनोमियल। ट्राई कहते हैं 3 को, मीन के ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पे आप देखें, इसमें भी अगर आप डिग्री निकालना चाहते हैं तो सेम पैटर्न है कि जो टर्म हाईएस्ट कंपोनेंट गेन कर रही होगी उसी की वो डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, तो यही इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। इसमें आप देखें, इसमें सब में 1 1 का एक्सपोनेंट मौजूद होगा, एक एक एक, तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो एक ही समझी जाएगी। नेक्स्ट है पोलिनोमियल। पोली कहते हैं एक से ज़्यादा, तो मीन जिसमें एक से ज़्यादा हूँ, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकते हैं, वो सारे पोलिनोमियल ही कहलाएंगे। यहाँ पे आप देखें, इसमें हम डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखें। इसमें हाईएस्ट जो है वो एक्सपोनेंट कहाँ पे मौजूद है? इस टर्म के अंदर मौजूद है, तो यही इसकी डिग्री कहलाएगी। मज़ीद कुछ एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें जो है वो डिग्री 1 मौजूद हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो। क्वार्टिक पोलिनोमियल जिसमें 4 हो। क्विंटिक पोलिनोमियल जिसमें 5 हो। यहाँ पे डिग्री की मदद से इनको जो है नंबरिंग दी जाती है। पहले जो मैंने आपको बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसमें डिग्री का कोई दखल अंदाजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे है। मीन के ऐसी पोलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है 1 हो उसको कहते हैं लीनियर, जिसमें 2 हों उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसमें 3 हों उसको कहते हैं क्यूबिक, जिसमें 4 हों उसको क्वार्टिक, इसी तरह सो ऑन। नेक्स्ट देखें, रैशनल एक्सप्रेशन। ये हमने नंबर सिस्टम के अंदर भी देखा था कि जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हों उनको कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। सेम उसी पैटर्न पे ही है कि इसका जो डिनोमिनेटर है क्यू एक्स वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते हों, तो वो होते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन कंटेन्स रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स वगैरह, एंड कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। उनको कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स आर रेडिकल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले इस तरह की जो एग्जांपल हैं वो इर्रेशनल एक्सप्रेशंस हैं। और इरेशनल एक्सप्रेशंस डू नॉट हैव अ डिफाइंड डिग्री लाइक पोलिनोमियल्स, क्योंकि ये रूट्स की फॉर्म में होते हैं तो इनकी डिग्री निकालना मुश्किल होता है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं ना। नेक्स्ट देखें, रेडिकल एक्सप्रेशन। ये भी उसी तरह की ही है। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स अ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी nth रूट, ये रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। ये ज़्यादातर जो हैं वो इरेशनल ही होते हैं,
लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन जो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में हों तो वो रेडिकल हो सॉरी क्यों होंगे, रैशनल हो सकते हैं, अदरवाइज दे आर इरेशनल। यहाँ पे यही लिखा हुआ कि अनलेस द रेडिकल स्टैंड सिंप्लीफाइज टू अ परफेक्ट स्क्वायर आर क्यूब, तब वो रैशनल होंगे, वरना ये इरेशनल ही होंगे। अलजेब्रिक फार्मूलाज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आगे जाके हम इनका यूज़ भी करेंगे। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हम सब ने 6, 7, 8 क्लास के अंदर इनको पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप इनको अगेन रिवाइज़ करें। यहाँ पे देखें अलजेब्रिक आइडेंटिटी फार्मूलाज, ये रिलेटिवली आसान है। उसके बाद फिर स्क्वायर और क्यूब्स के फार्मूलाज, ये थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप इनको रिवाइज़ करें, आप इनको कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और फार्मूलाज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सम्स मोर अलजेब्रिक फार्मूलाज, ये थोड़े से मुश्किल हैं। आई थिंक ऑब्जेक्टिव की जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है उसमें इनका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जो क्यूब तक है ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद देखें लाज फॉर एक्सपोनेंट्स इन अलजेब्रा, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारा यूनिट सिस्टम के ऊपर और लोगारिथमिक के ऊपर हमारा लेक्चर था उसके अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सेम वही रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, यहाँ पे आप देखें मल्टीपल रूल्स, जिसमें जो अगर बेस सेम हो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें डिवीजन, उसमें जो अगर बेस सेम है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका एक्सपोनेंट ऊपर आके माइनस हो जाता है। पावर ऑफ अ पावर रूल, उसमें अगर एक पावर के साथ ऊपर और पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके जो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ए बी है और बाहर कोई एक्सपोनेंट है, पावर है, तो अगर हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेटली हर मीन के बेस के साथ उनकी पावर डिवाइड हो जाएगी। पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, सेम उसी तरह के जिस तरह हमने देखा कि ये सेपरेट हो जाता है, इसको भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ उसकी पावर को सेपरेट कर सकते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वैसे भी क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो ज़ीरो हो तो उसका आंसर होता है 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, अगर आप आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप उसको बटे में लिखेंगे। अगर आप बटे में नेगेटिव है तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल, तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में इस टाइप में लिख सकते हैं। तो अभी जो है हम नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अलजेब्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही बेसिक हैं, आप सब ने पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे बस हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है ए, जो जिसके साथ सिर्फ एक्स लगा हुआ है वो है बी, और एंड पे है कांस्टेंट। ये कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें ज़रूरी है कि हमारा जो कोफिशिएंट है जिसके साथ एक्स स्क्र है वो ज़ीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो को इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली फिर एक्स स्क्र जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो फिर लीनियर हो जाएगी ना, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो वर्जन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जिसके ऐसी इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिस सॉरी जो डिग्री है वो 2 हो, एक्सपोनेंट जो है मैक्सिमम 2 हो, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू इन टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद देखें यूज टू फाइंड रूट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो उसके लिए फिर है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। डिटर्मिनेंट का फार्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी मदद से हम पहले ही पता चला लेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो किस तरह के आएंगे, क्या वो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस तरह के होंगे या इक्वल होंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके लिए फिर ये आपने कंडीशन पहले ही जो मीन कि आपको पता चल जाएगी डिटर्मिनेंट की मदद से कि आपके पास कौन सी कंडीशन बन रही है। अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो से ग्रेटर हो तो आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन वो इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर 3 आ रहा है तो दूसरा होगा 4, अगर 4 आ रहा है तो दूसरा जो है वो 8 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर ये 0 के इक्वल है हमारा जो डिटर्मिनेंट है तो वो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। मीन कि अगर एक है 3 दूसरा होगा -3, अगर एक है 4 दूसरा होगा -4, इस तरह की इक्वल होंगे।
अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 से लेस हो, मीन के छोटा हो, तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, उसमें एयोटा का यूज़ होगा, ये इस फॉर्म में होंगे। तो ये आपने फार्मूला याद रख लेना कि हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें ए क्या है, ए जो है हमारे पास 1 होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो ना हो तो वो हमेशा 1 होता है। और बी क्या हमारे पास -5, और सी क्या है जो लास्ट वाला होता है कांस्टेंट, वो है 6। तो अब हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डी किसके इक्वल था, बी स्क्र माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, बी स्क्र की जगह पे ये वाली -5 स्क्र माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 1, सी क्या है हमारे पास 6। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 1। अब ये 1 जो है वो किसके इक्वल है, 1 जो है वो शो कर रहा है कि ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी 0 है। जब वो ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, हमारे रूट्स होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट। हमें पहले ही पता चल गया है कि हम जब इसको स्क्वायर रूट की जो हमारी इक्वेशन है उसकी मदद से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह के रूट्स आएंगे। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है ना कि एग्जाम के अंदर वो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि हमारे रूट्स किस तरह के होंगे, इस वजह से ज़रूरी है कि आपको डिटर्मिनेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ को पुट करना है और रूट्स को निकालना है। तो यहाँ पे आप पुट करें, यहाँ पे है -5, तो ये हमारे पास ऑलरेडी -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे जाके हम प्लस माइनस यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे कर लेते हैं साथ, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास बी स्क्र, बी का -5 इसका स्क्र लेंगे। आगे हमारे पास -4, ए क्या हमारे पास 1 और सी क्या है 6, और नीचे हमारे पास 2 और माइनस नहीं बल्कि 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस, फिर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा, और ये हमारे पास 24। तो 25 में -24 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखें, मज़ीद इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आ गया। इसको हम सेपरेटली करेंगे, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी दफ़ा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा हमारे पास 2। मीन के हमारे पास दो रूट्स आए हैं, एक आया हमारे पास 3, दूसरा है हमारे पास 2। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें, 2x स्क्र प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ए क्या हमारे पास 2 है, कोफिशेंट मौजूद है, और यहाँ पे 4, बी जो है हमारे पास 4 हो गया, और ये हमारे पास सी 2। तो इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। बी कितना है हमारे पास 4, इसका स्क्वायर लें, -4 इंटू ए कितना है हमारे पास 2, और सी कितना हमारे पास 2। इसको सॉल्व करें, 16 माइनस ये भी हमारे पास 16 आ जाएगा, आंसर आएगा 0। यहाँ पे हमारे पास डी इज इक्वल टू 0 है। मैंने बताया था कि जब डी 0 हो तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हम इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला बनेगा, मीन कि एक ही आंसर आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस वाला ये जो पार्ट है वो ऑलरेडी 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 है, बी 4 और सी 5। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की मदद से रूट्स को फाइंड आउट करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या होगी। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac, वैल्यू पुट करें, बी स्क्र है तो हमारे पास बी है 4, 4 स्क्र माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है, और सी हमारे पास है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 माइनस 5 क्रॉस 4 20। तो आंसर आएगा हमारे पास -4। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि डी हमारे पास जो है वो लेस देन 0 है, मीन कि 0 से छोटा है। तो सॉरी, इस तरह। तो मीन के हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी, मीन के कम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। तो हम जो है अब उसके रूट की जो हमारी इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास हैं -b
प्लस माइनस इंटू बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको सेपरेट कैसे करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ना एक इनका भी जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं जो रूट्स में होते हैं, उनके भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लें कि अगर हमारे पास इस तरह क्यूब रूट्स में इन टू में ए क्रॉस बी हो, तो हम सेपरेटली इसको स्केयर ऑफ ए क्रॉस स्केयर ऑफ बी लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में हो, मीन के बटे की फॉर्म में हो, तब भी हम इनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये इनमें से एक जो है हमारा ऊपर ये वाला मेथड यूज़ होगा। तो इसमें देखें हमारे पास ये है ना, हम इसको लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस इंटू 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये जो है हमें पता है कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे इस तरह से, 2 स्क्वायर 2 मीन कि 2 का स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट, तो ये उससे कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हम इस तरह लिखेंगे -4 प्लस माइनस 2, और इसको इसकी जगह पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू है एओटा, तो यहाँ पे एओटा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाले आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो नीचे जो है मैं आपको ऑलरेडी ये दिखा चुका हूँ कि हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मज़ीद ये है जो है हमारे पास इस फॉर्म में है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि बी स्क्र नहीं है, वो हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये जो फार्मूला है वैसे ही है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो ए का जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो आगे एग्जांपल से आपको सही से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये है 12, मीन कि अगर वो क्वेश्चन आता है कि आपने 12 को शार्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। हम इसको जो है उसके जोड़े बनाएंगे, लेकिन जोड़ा वो बनाना है जिसमें उसका जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। यहाँ पे हमें पता है कि 4 जो है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बनता है, और 4 का हम जोड़ा बना के उसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 2। 2 जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो नेक्स्ट इसी तरह देखें ये वाला जो हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, और इसको हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन के 3 बच जाएगा। 25 माइनस 3, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आएगा 22। सो और बाकी आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अभी करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LCM of two or more numbers is the smallest number that is exactly divisible by each of them। तो इसके दो मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसकी मदद से एलसीएम को निकाला जाता है, और दूसरा है हमारे पास डिवीजन मेथड। हम इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो आपने इसी को यूज़ करके आपने जस्ट आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सी नंबर है 8, 12, 20, इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो आप डिवीजन मेथड से इस तरह निकाल सकते हैं, 8, 12, 20। तो हम स्मॉलेस्ट जो हमारा मल्टीपल होता है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे 6 और यहाँ 5। फिर अगेन 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2, 3, और सॉरी यहाँ पे 10 था, तो यहाँ आ जाएगा 5। और अगेन हम कर सकते हैं 2 से, 2, 1 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो नेक्स्ट लेवल पे हम 3 से कर देंगे, 3 से यहाँ पे 1, फिर 1 और यहाँ पे 5। फिर हम 5 से करेंगे, 1, 1, 1। तो अब आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो इनका मल्टीपल होगा वो एलसीएम कहलाएगा। यहाँ पे मल्टीपल हुआ है, यहाँ पे देखें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो ये आ जाएगा 120। तो ये इसका एलसीएम कहलाएगा।
उसके बाद देखें HCF क्या होता है, ये उसके उलट है। HCF of two or more numbers is the greatest number that divide each of them exactly। तो इसके भी दो मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो इसको ना हम यहाँ पे कंपैरिजन से अंडरस्टैंड करते हैं। एलसीएम यहाँ पे देखें, हमारे पास दो नंबर हैं 24 और 36। तो एलसीएम यहाँ पे हम निकाला, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12 और 18 आया, फिर 2 से किया तो 6 9 और अगेन हमने फिर 3 से किया, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3। तो आप अलग से इसको करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आया होता है ना रिमाइंडर, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है। जबकि एचसीएफ क्या होता है, आपने डिवाइड किया इससे 12 18 आया, फिर 2 से 12, फिर यहाँ पे 18 आया, फिर 6 से किया। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 और 3 ये जो रिमाइंडर हैं इसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये दोनों पे इक्वली डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं। तो एचसीएफ का मतलब ये है कि जो दोनों पे इक्वली जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो इसमें 2 हो रहा था, दोबारा फिर 2 हो रहा था, फिर 3 हो रहा था, इनका जो मल्टीपल होगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो सिंपली बात ये है कि ऐसा हाईएस्ट मल्टीपल जो दोनों नंबरों पे इक्वली, मतलब इक्वली से मुराद ये है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो, तो वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल से जो है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर दो नंबर हों 20 और 28, इसमें आप देखें आपके पास ऐसा कौन सा हाईएस्ट मल्टीपल है जो दोनों पे एग्जैक्टली डिवाइड हो। हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, उसके बाद हम देखें तो 2 हो रहा है, फिर 3 नहीं हो रहा, उसके बाद 4 हो रहा है, फिर आगे चलते जाएँ, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 बिल्कुल नहीं होता, अ, फिर उसके बाद 9 12 मीन सो ऑन, आगे कोई भी नंबर इन पे डिवाइड ही नहीं हो रहा इक्वली। कौन सा नंबर इक्वली डिवाइड हो रहा है? 4। तो 4 जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। आपको मीन के मल्टीपल करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप कॉमन सेंस से इनको निकाल सकते हैं एचसीएफ, कॉमन हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी तरह हम और एक इस एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास लेट्स से 3 नंबर हैं, वो है 12, फिर 16 और 20। तो इसमें देखें हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो और सब पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो उसमें आप देखें तो 2 2 बिल्कुल है, उसके बाद क्या 4 हो सकता है? 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, मीन के 4 भी है। और उसके बाद देखें 5 है, 5 इस पे नहीं होता, 5 इस पे भी नहीं होता, इस पे हो जाता है, 6 इस पे होता है, इन दोनों पे नहीं होगा, 7 इस पे नहीं होगा, मतलब किसी पे भी नहीं होगा, और 8 इस पे होगा, इन पे नहीं होगा, इन पे नहीं होगा, 9 इन पे नहीं होगा, मतलब किसी पे भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 इस पे होगा, बाकियों पे नहीं होगा, 13 की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो इससे ऊपर चला गया ना, ये तो इसकी उसकी रेंज भी नहीं आएगा। तो इट मीन कि इनमें हाईएस्ट जो नंबर है, 2 के बाद जो हमें नंबर नज़र आया वो था 4, जो इन सब पे एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 4। मीन कि यहाँ पे हम कॉमन सेंस को यूज़ कर रहे हैं, हमें इस तरह से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद एक और नंबर देख लेते हैं, हमारे पास है 36 और 60। इसको देखें, इसमें कौन सा नंबर जो है वो इक्वली डिविजिबल होगा। इसमें 4 होगा, कुछ और नंबर भी होंगे, लेकिन 12 देखें, 12 के बाद कोई और नंबर इन पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 12 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों पे इक्वली डिविजिबल है। 12 से हम इसको डिवाइड कर दिया था, हमारे पास 4, और इसके बाद इसको करें तो हमारे पास आता है 6 आएगा ना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 5। तो ये हमारे पास जो है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इससे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फ़र्क है। एचसीएफ का स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इशू होता है, एलसीएम तो आई थिंक सारे निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ का यही मेथड है कि आप कॉमन सेंस का यूज़ करें और इसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इनका क्या रिलेशन है? एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, हम कोई भी ले लेते हैं, वैसे हमारे पास गिवन है तो हम ये इनको ले लेते हैं। अगर
क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हमें एचसीएफ भी और एलसीएम गिवन हो, तो वो कहे कि आप जो है हमें कोई नंबर का मल्टीपल बताएं, तो तब ये यूज़ होता है। वैसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आप इससे चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं। हम अब देखेंगे कि क्या हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम आया, क्या हमारे पास वो ठीक आया कि नहीं आया। तो आपने करना ये है कि आपका जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा हमारे पास 260। अब आपने जो आपके नंबर होंगे ना उनको मल्टीप्लाई करना है। 12 और 18 है ना, इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आया 216। मीन के दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये प्रूफ हो रही है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इन दोनों का जो मल्टीपल है वो इक्वल है टू द एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल से। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका एलसीएम और एचसीएफ जो है वो ठीक आया। नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। रिमाइंडर थ्योरम, if a polynomial fx is divided by x minus a, the remainder is fa। तो इसका फार्मूला होगा if fx divided by x minus a then remainder is fa। एग्जांपल देखें, इससे आपको समझ आएगी। जो थ्योरीज होती हैं वहाँ से चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। यहाँ पे देखें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx is equal to x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 is divided by x माइनस 2। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उसका जो जिससे आपने डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रखना है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एक्चुअली में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो ही हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे x की यहाँ पे पुट मीन की वैल्यू ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे x की वैल्यू को पुट इन करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या आया, एफ इनटू एक्स। एक्स क्या था, टू। टू लगा दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह पे आपने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्र प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 4। इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। मीन के रिमाइंडर क्या आया, 28। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, if fx is equal to 3x square plus 5x plus 7, find the remainder when divided by x plus 1। इसको भी हमने 0 को इक्वल रखा ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें और वहाँ पे इसकी जगह पे रिमाइंडर में पुट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था -1। तो यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट की और जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास x था उसकी जगह पे हमने इसकी -1 की वैल्यू को पुट करना है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -9। तो रिमाइंडर क्या हुआ, -9। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फैक्टर थ्योरम। ये उसी की तरह ही है लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके पास जो है एफ ए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जो है आपका जो फैक्टर है वो पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, वरना वो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल इज ये कंडीशन है कि हमारे पास एफ जो यहाँ पे हो सकता है, एक्स हो सकता है, जो भी है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, इज x minus 2 a factor of fx is equal to x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। वो कहता है क्या ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको जो है 0 को इक्वल रखना है तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे आपने एफ एक्स की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे 2 पुट करें। तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी x है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएँ। तो हमारे पास आंसर आया 0। जब आंसर 0 आता है तो मैंने आपको बताया था कि वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्या इज इट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, यस इट इज़ अ फैक्टर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चेक वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमने इसको चेक करना कि क्या ये भी इसका फैक्टर है कि नहीं। इसको आपने 0 के इक्वल रखना है और x की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है जो कि -3 आती है। और यहाँ पे हमने एफ एक्स की जगह यहाँ पे x की वैल्यू पुट की -3 और पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। मैंने बताया था कि एफ ए जो है वो 0 को इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 0 को इक्वल नहीं है। तो 0 को इक्वल नहीं है तो ये उसका फैक्टर नहीं है। तो यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये
जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना अलजेब्रा के अंदर, वो उससे हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो जो कंसेप्ट हमने ऊपर देखे हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली नहीं होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते बहुत ज़्यादा हैं, वो ही मैंने ऐड किए हैं। तो एंड पे कुछ मज़ीद क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ैक्टली जो हमने ऊपर इक्वेशंस देखी हैं, उनका वहाँ पे यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज़ सम इज़ 99। इसमें वो ये कह रहा है कि दो इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है वो 99 है, तो हमने इन दो इंटीजर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास पहला इंटीजर है x। अब वो यहाँ पे बात कर रहा है कंसेक्यूटिव की। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, मीन कि उसके अंदर जो सीरीज है वो प्रोग्रेस कर रही है। तो हम उसके अंदर जो दूसरा इंटीजर लेंगे उसमें 1 की एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास पहला इंटीजर हो जाएगा x, दूसरा इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। आपने गौर करना है, आगे मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें कंसेक्यूटिव का वर्ड नहीं होगा, तो उसमें फिर जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। तो अभी यहाँ पे कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, तो जब भी कंसेक्यूटिव का वर्ड होगा तो हमने उसमें प्रोग्रेशन ही दिखानी है, तो मतलब प्रोग्रेशन के हिसाब से उसको सीरीज को चलाना होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दूसरा इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। अब वो कह रहा है कि इनका सम जो है वो इसका मतलब है इक्वल। जहाँ पे भी एंड पे इज आएगा उसके बाद कोई वैल्यू है तो उसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल किसके है? 99 के। तो वो कहता है इनका सम जो है वो 99 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें पहला इंटीजर x, अब दूसरा इंटीजर है x प्लस 1। तो पहले इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ हमने उसका सम लेना है, इक्वल करना है 99 के। अब आप इसको ऐड करें, 2x प्लस 1 हो जाएगा 99। अब 1 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 98। अब x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 49। अब हमारे पास पहले इंटीजर की वैल्यू आ गई जो कि है 49। अब दूसरे की निकालनी है तो हम x के अंदर 49 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 1 में इनके 1 को ऐड करेंगे उसके साथ तो आ जाएगा 50। मीन के हमारे पास जो दो नंबर जो हैं, जो दो इंटीजर्स हैं प्रोग्रेसिव मीन के कंसेक्यूटिव, वो है 49 और 50। ठीक है, तो इसको आप वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं कि आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो हमारे पास सम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है वो उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो मीन के हमारे पास जो इंटीजर्स की वैल्यूज हैं वो ठीक आई हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 140। इसमें अब वो कह रहा है कि ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास पहला इंटीजर है x। अब यहाँ पे ऑड लेना है तो हमने गैप लेना है 2 का, तो ताकि वो 3 बनेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 2। तो इसका भी हमने सम लेना है, सम लेंगे तो वो किसके इक्वल है? इज का मतलब क्या होता है? इक्वल 140। तो आपने सम लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 140। इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो बाकी तो बहुत ही आसान है। तो आपने पहली वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी जब, तो जो कि है 69। अब 69 के बाद आपने दूसरा इंटीजर निकालना है, तो इसके अंदर x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करें 69 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 71। तो ये हमारे पास दो ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 86। ये आप खुद करेंगे। उसके बाद देखें वन नंबर इज 3 मोर देन अनदर, देयर सम इज 63, फाइंड द नंबर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखें। जब भी मोर का वर्ड आएगा ना, मोर का को आपने ऐड करना होता है, उसकी एडिशन होती है। जब टाइम्स का वर्ड आता है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, मीन के उसका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे मोर का वर्ड है, मीन क्या, कोई एक आपका दोस्त है, वो उस कहता है कि मेरे पास 5 रुपए हैं, दूसरा कहता है कि मेरे पास आपसे 3 मोर हैं, मीन के 3 ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि 3 टाइम्स हैं। अब 3 ज्यादा हैं तो उसका मतलब होगा कि उसके पास 5 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 8 होंगे। तो इस तरह से मोर का वर्ड आपने इसको उस हिसाब से डील करना है। तो यहाँ पे देखें वन नंबर इज 3 मोर देन अनदर। पहला नंबर हमें सपोज करना पड़ेगा जो कि अनदर के 3 से, मतलब उस हिसाब से फिर हम इस इक्वेशन को देखेंगे। पहला नंबर हम सपोज करते हैं कि x है। अब 3 मोर है तो क्या करेंगे? इसी के अंदर हमने 3 की एडिशन कर देनी है। अब वो कहता है कि अगली एक कंडीशन की देखें, वो कहता है कि उनका सम जो है किसके इक्वल है? 63 के। आपने इक्वेशन बना ली, अब आप 63 के इक्वल कर दें। अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोनों नंबर की वैल्यूज आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए नंबर एक्सीड्स इट्स 1/3 बाय 20, फाइंड नंबर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ए नंबर एक्सीड्स का मतलब क्या है कि मतलब उससे ज्यादा है।
अगला नंबर क्या है उससे ज़्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है। ए नंबर एक्सीड्स, एक्सीड जो वर्ड है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वल का साइन बनेगा, क्योंकि एक पहले नंबर है, एक्सीड कितना हो रहा है वो आगे हमें एक नई कंडीशन के साथ बता रहा है कि 1/3 बाय, बाय का वर्ड भी यहाँ पे एडिशन है, मीन के यहाँ पे उससे ज्यादा की बात कर रहा है। कितना एक्सीड है 20, मीन के बाय 20। जब भी आप कहते हैं कि मेरे पास इतने ज्यादा, तो आप बाय का वर्ड यूज कर रहे होते हैं किसी से जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो पहला नंबर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स है। अब दूसरे नंबर से कितना एक्सीड है 1/3 बाय 20। अब इस नंबर का 1/3 कितना होगा, 1/3 इसका होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये बन जाएगा x/3। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। तो पहला नंबर हमारे पास कितना है ये वाला। अब वो कितना एक्सीड हुआ है, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे x डिवाइडेड बाय 3, ये जो हमने बनाया कितना एक्सीड होगा, कितने मतलब उसमें एडिशन करनी है वो है 20। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एडिशन करनी है। तो ये आपके पास जब इक्वेशन बन जाती है तो आप आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं। 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे या आप इधर से एलसीएम ले लेंगे, तो एक ही हिसाब है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30, मीन के जो आपका नंबर होगा कितना एक्सीड होगा, मीन के वो जो नंबर है एक्चुअली में वो 30 आ जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 90, फाइंड द नंबर। वो कहता है कि एक नंबर है हमारे पास, लेट्स से x है, उसका स्क्वायर जो है वो जो है, फिर वो कहता है कि उनका सम, मीन के नंबर और उसके स्क्वायर का सम जो है वो 90 है। तो यहाँ पे देखिए नंबर और उसका स्क्वायर सम इज इक्वल टू 90। अब ये इक्वेशन बन गई है, ये मतलब सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। तो आप इसको सॉल्व करें। ये जहाँ पे जो है ना आइडेंटिटीज़ के जो हमने फार्मूलाज लिखे थे वही यहाँ पे यूज़ होंगे, वो आप पीछे जाके रेफ़र कर लें, उनको सॉल्व करें। या फैक्टराइजेशन के जो भी मेथड है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसमें कंसेक्यूटिव का वर्ड आ गया है, इज 240। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसमें हमने प्रोग्रेशन दिखानी होती है। हमारे पास लेट्स से एक नंबर है x, दूसरा नंबर क्या होगा x+1। उनका कहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आपने ज़रब देनी होती है। तो हमारे पास पहला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू x+1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल है 240 के। तो इसको भी आपने फैक्टराइजेशन से उस जो आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज हैं उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास वो नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, a number is such that when you subtract 5 from twice the number you get 19, find the number। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसमें मीन एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप ही इसको लेके चलना होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहला स्टेप देखें, a number is such that when you subtract 5 from twice the number। तो इसमें ये कंडीशन है, एक तो ट्वाइस द नंबर, दूसरा ये है कि आपने जब ट्वाइस कर लेना है तो उससे 5 माइनस करना है। तो पहले वो बात कर रहा है कि ए नंबर है हमारे पास, पहले तो हमने नंबर सपोज करना है कि कौन सा करना है, एक्स करना है, वाई करना है, जेड करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर है एक्स। अब वो कहता है कि आपने उस नंबर को कर देना है ट्वाइस, हमारे पास ये नंबर हो गया ट्वाइस। अब वो कहता है कि आपने इसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो फिर कहता है यू गेट, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जब भी गेट है, इज है, मतलब इस तरह की एक्सीड्स है, उसका मतलब होता है इक्वल। आपने इक्वल का साइन यहाँ पे यूज कर देना है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई है, इक्वेशन बन गई है। तो आप खुद बाकी आगे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 18 व्हिच इज द लार्जेस्ट। अच्छा, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं ना, ये पास पेपर से ही मैंने लिए हैं, या उस तरह के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन पास पेपर का ही है। वो कहता है कि आपने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम जो है वो 18 है। तो फिर आपने बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, उस लार्जेस्ट की वैल्यू बतानी है। तो हम तो वैसे सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो उसने पूछी जो है वो लार्जेस्ट की है। ये वर्ड आपने याद रखना है कि सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जस्ट जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो समझते हैं यही पूछी गई है, ऐसा नहीं है, उसने लार्जेस्ट पूछी है। तो हमारे पास पहला नंबर कंसेक्यूटिव है, मीन की प्रोग्रेसिव है, तो हमने इसमें एडिशन करनी है। पहला x, दूसरा x+1, उससे आगे कौन सा होगा x+3 2। अगर इससे आगे पूछता तो फिर क्या होता है x+3 होता, लेकिन उसने 3 पूछी हैं, 1 2 और 3 नंबर हैं। तो इनका सम क्या है वो 18 है। अब आपने सम कर देना है, पहला नंबर दूसरा नंबर, सॉरी पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर और तीसरा इंटीजर, इनका सम 18 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5, लेकिन उसने
नंबर की वैल्यू नहीं पूछी, उसने लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी है जो कि x+2 है। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2, व्हाट आर द नंबर्स। इसमें देखें वो कंसेक्यूटिव की बात नहीं कर रहा, ये एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। इसमें दो कंडीशन है और दो इक्वेशन बनेगी। पहले एक कंडीशन यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक वो कहता है कि आपने दो नंबर ऐसे लिए जिनका सम जो है वो 10 हुआ। जब आपने उन्हीं नंबर्स का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर आया 2। मीन के पहले का आंसर 10 आया, दूसरे का आंसर 2 आया। तो वो कहता है कि आपने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बनती थी, इसमें दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि देखें कंडीशन इस तरह की बताई गई है कि वो कहता है कि पहले आपने इसको देखना है और फिर इसको देखना है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपने दो नंबर्स का सम लेना है। तो इसमें देखें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, हमें दो डिस्टिंक्ट नंबर लेने हैं। तो पहला नंबर हम सपोज करते हैं x है, दूसरा नंबर है y। तो पहली कंडीशन को देखें, उसका सम जो है वो 10 के इक्वल है। हमारे पास दो नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वह कहता है इन्हीं नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे पहले नंबर से दूसरे को माइनस किया तो आंसर 2 आया, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमें पता है अलजेब्रा के अंदर। तो आप यहाँ पे सिंपली इनको ऐड कर दें, तो हमारे पास एक y प्लस का है, दूसरा y माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा 2x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास कांस्टेंट को ऐड करें तो ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6, या 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरी की वैल्यू पहले किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो दूसरे नंबर की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की 6, तो हमारे पास y है, 6 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये दो नंबर की वैल्यूज आ गई 6 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ए नंबर इज 5 मोर देन ट्वाइस अनदर, देयर सम इज 32, व्हाट आर द नंबर्स। इसमें देखें वो कहता है कि आपने एक नंबर लिया, जब आपने उसको ट्वाइस किया तो उसमें जब 5 ऐड किया, मीन कि उसमें 5 मोर है, मोर मीन एडिशन है, तो उसका फिर सम भी पहले नंबर और उसका जो ये दूसरी कंडीशन है उसका सम बनता है 32। ये देखें ये मीन के नए क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं पहले से डिफरेंट है। तो पहला नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास लेट्स सपोज नंबर है x। अब हम दूसरी कंडीशन को यहाँ से यहाँ तक फिल करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले तो आपने इसको ट्वाइस करना है, इसी नंबर को 2x हो जाएगा। वो कहता है कि वो कितना ज़्यादा है, 5 मोर, ये हो गया हमारे पास दूसरी कंडीशन बन गई ये वाली। अब वो कहता है कि इन सब को पहली कंडीशन को और दूसरी को आपने ऐड करना है, तो बनेगा सम 32। तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया x प्लस ये दूसरी कंडीशन 2x प्लस वाई, सॉरी 5 इज इक्वल टू 32। तो ऑटोमेटिकली फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 एंड 23। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ए नंबर इज 7 लेस देन थ्राइस 3 टाइम्स अनदर, देयर सम इज 65, फाइंड द नंबर्स। ये देखें ये उससे भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी आपने पहली कंडीशन देख ली कि ए नंबर इज 3 लेस। पहले तो हमें सपोज करना है कि नंबर कौन सा है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर है x। फिर ये वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक फिल करनी है। वो कहता है कि पहले आपने जो है ना 3 टाइम्स करना है, इसको 3 टाइम कर लिया। वो कहता है कि 3 टाइम्स के बाद आपने देखना है कि वो कितना लेस है, 3 लेस है। पहले हम मोर करते थे, ये उसका रिवर्स हो गया। पहले मोर का क्या करते थे, ऐड करते थे। अब लेस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। कितना लेस है, -7 है। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। अब वो कहता है कि इनका सम, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, पहला क्या था नंबर हमारे पास x था। अब पहले नंबर और दूसरा जो था उसको हमने ऐड किया, यहाँ पे पहला नंबर और दूसरी कंडीशन ये है, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है इज 65। इसको मजीद सॉल्व करें आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आगे है प्योर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्वेश्चंस। ये मैंने पास पेपर से लिए हैं, पीपीएससी के जो क्वेश्चन है आई थिंक 2000 मेरे ख्याल 23 का है। देखें यहाँ पे 2-2.39 स्केयर माइनस 1.61 स्केयर डिवाइडेड बाय सेम वही वाली जो है हमारे पास नंबर है 2.39 माइनस 1.61। अब इसमें देखें अगर आप इसको मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगेंगे ना तो आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं है, और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहा होता है कि आप जो है
जो आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज़ हैं, जो फार्मूलाज हैं, उनको यूज़ करें, उनको यूज़ करके इसको सॉल्व करें। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन रही है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बल्कि उसको हम सपोज करेंगे ना, पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए क्या है, वो है 2.39, बी क्या है, वो है हमारे पास 1.61। अब हमें पता है कि ये वाली कंडीशन है। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास हमने सपोज कर लिया, अगर इस तरह करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर क्वेश्चन लेंथी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले सपोज कर लें। हमने सपोज कर लिया ये वाला, अब कंडीशन यहाँ पे पुट कर दें इनकी वैल्यूज़ को, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हमने ए की वैल्यू पुट की है, ए किसके इक्वल है 2.39। अब नीचे भी आपने वैल्यू पुट कर देनी ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करें, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी डिवाइड इनटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें, ए माइनस बी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, ए की वैल्यू कितनी है 2.39 और बी की वैल्यू कितनी है 1.61। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, ये अभी मैंने जो 2025 का पेपर हुआ था, आई थिंक 13 जुलाई को, वहाँ से ये क्वेश्चन निकाला है। तो ये देखने में मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपने इसको कैलकुलेशन मतलब वहाँ पे बैठ के की तो आपका माइंड घूम सकता है, आप नहीं कर पाएँगे। बेसिकली एग्ज़ामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप जो है फ़ॉर्मूलाज़ की मदद से इसको सॉल्व करें, तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे देखें, सेम उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें सेम नंबर्स हैं, 8.73, 8.73, 8.73 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर देखें 4.27 क्रॉस 4.27 सो ऑन, मतलब सेम नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ये है, ये वाला नंबर ये है ए और ये हमारे पास बी। मीन कि ए हमारे पास है 8.73, बी है हमारे पास 4.27। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें कैसे पता चला कि हमने यही वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे देखें ना, ये 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ना ये वाला। हमने यहाँ पे ये सारे 3 है ना, तो मैंने इसको ए के इक्वल किया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा बी क्यूब। अब नीचे देखें, ये भी ए के इक्वल है ना, तो यहाँ पे 2 हैं, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये ए के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। और नेक्स्ट क्या है, प्लस ये है हमारे पास बी, बी है ना, ये बी था, हमने सिर्फ एक लगाया, यहाँ पे 2 बी है, ये भी बी और ये भी बी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, ए क्यूब, इसको ओपन करें, बल्कि ऊपर वाली जो कंडीशन है उसको ओपन कर दें, जो जगह ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको मतलब उसी फॉर्म में लिख लें, बी को इधर ले आए, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये देखें इक्वल हो गए, इसको कैंसिल कर दें, पीछे क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जो है ना, सिंपल है, सिंपल ये वाला, आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है। ए 8.73 प्लस 4.27, आंसर क्या आएगा हमारे पास 13। अब जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 15, ए नंबर इज एज मच ग्रेटर एज 36 एज इज लेस दैन 86, फाइंड द नंबर। हमारे पास एक नंबर है, वो एक से ग्रेटर है और एक से लेस है। तो हमने इसकी इक्वेशन को डिज़ाइन करना है। यहाँ पे देखें ब्रेक आ रहा है, इज है ना, तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा देना है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि किससे ग्रेटर है, इससे बाद में इसको देखते हैं। 36 से ग्रेटर है तो इसको हमने पहले लिखना है और इसे माइनस कर देना है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक्चुअली में यही है कि ये जो नंबर है 36 एक्स से, मीन के जो हमने नंबर सपोज किया है उससे लेस है। 36 जो है लेस है, क्योंकि एक्स एस से ग्रेटर है। तो अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो 36 एस से लेस होगा, क्योंकि ग्रेटर से शायद आपको समझ ना आ रही हो, लेस का मतलब होता है माइनस, आपने नेगेटिव करना है। तो आपने इसको माइनस कर दिया एक्स से, क्योंकि एक्स एस से ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि दूसरी कंडीशन ये है कि वही नंबर जो यहाँ पे हमने लिया है वो 86 से लेस है। पहले हमने देखा कि वो 36 से ग्रेटर था, अब ये 86 से लेस हो गया। तो यहाँ पे हमने अब माइनस करना है, इधर हमने
ये वाला नंबर माइनस किया था, अब हमने 86 से ये वाला नंबर माइनस करना है, ठीक है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो अब 86 इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 122। मजीद सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 61, यही इसका आंसर है। उसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन 20% ऑफ इटसेल्फ इज एडेड टू अ नंबर इट गिव्स 102, फाइंड द नंबर। वो कहता है कि आपने एक नंबर लिया, जब जब उसका 20% उसमें ऐड किया जाता है तो वो हमें देता है 102। तो हमने उस नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है ये वाला, अब उसका 20% कितना होता है? 20% किसी भी नंबर का हम उसको जो है इस तरह लिखते हैं ना। तो अब उसको मज़ीद सॉल्व करें, 20 को 20 नीचे 1000 सॉरी 100 आएगा, यहाँ पे x है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2x। ये हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी। अब वो कहता है कि जब हमने इसको ऐड करना है, मीन कि इसका सम है पहले नंबर और उसका 20% का सम जो है वो हमें 102 देता है। तो यहाँ पे इसको ऐड करें तो आपके पास ये आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 85, यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।